सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सौरभ आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी लास्ट क्लास में एडीओ, एसआई, सीजीपीएससी मेंस और उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम, हिंदी का सिलेबस होता है, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका कि आप लोगों का पहला लेक्चर हो चुका है। और आज उस सीरीज का संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीरीज का जो हमारी जो निश्चय बैच है, इसका सेकंड लेक्चर है। हमने अपनी पहली क्लास में देखा था, भाषा से हमने स्टार्टिंग किया था कि भाषा क्या होती है और भाषा के हमने किस रूप को लिया था। देखिए, यदि आपको भाषा का विकास क्रम देखना है कि भाषा किस रूप से विकसित होती है, तो दो प्रकार से हमने देखा था। एक होता है भाषा का विकास कालखंड के आधार पर और एक होता है उसकी व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, अर्थात शब्द निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। तो हमने जो शुरुआत की थी अपनी लास्ट क्लास में, तो देखा था भाषा का विकास शब्द निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा जो हमने जहां हम अपनी लास्ट क्लास में थे, और यदि आप लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास को नहीं देखा है, जो हमारी इस सीरीज की पहली क्लास है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो सबसे बेसिक क्लास है। यदि आप उसको छोड़ते हैं तो आगे का आप लोगों को समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत आएगी। तो मैं आप सबको फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आपको वो क्लास एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। सो आइएगा, हम अपनी लास्ट क्लास में ये देख रहे थे बच्चों कि जो भाषा हमने स्टार्ट किया था कि भाषा क्या होती है। तो हमने देखा था भाषा, बोलिए क्या होती है, मानव मन के विचारों को प्रकट करने के लिए क्या होती है, शब्दमय साधन होता है। और इसके अलावा जब हमने भाषा का विकास क्रम देखा था, तो सबसे पहले इस भाषा के विकास क्रम में हमारे पास में आया था ध्वनि। तो हमने देखा था कि ध्वनि चिन्ह क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है। ध्वनि के बाद हमने देखा था, हम समझते वर्ण क्या होते हैं। वर्ण के बाद में आते हैं अक्षर। तो हमने अक्षर पर भी बात की थी कि आपके वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। अक्षर के बाद में बेटा आपको मैंने बताया था क्या होता है, बोलिए, आपका शब्द देखने को मिलता है। अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्द के बाद में आता है पद, और पद के बाद में यदि मैं इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाऊं तो क्या आएगा, पद के बाद में आएगा पद बंध, पद बंध, और इसके बाद में क्या आता है, वाक्य। तो हमने अपनी अंतिम क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी कि क्या है भाषा का विकास शब्द निर्माण प्रक्रिया के आधार पे। कहने का मतलब क्या था, भाषा का विकास किस प्रकार से, क्या है भाषा की व्युत्पत्ति या भाषा की बनावट कैसी हुई है। तो हमने इन विभिन्न पहलुओं पे, इन विभिन्न शब्दों पे हमने बात की थी कि ध्वनि क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। तो हमारी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा समाप्त हुई थी, रुकी थी, वो कहाँ थी हमारे, कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बोलिए, वर्ण और अक्षर में हमने अंतर देखा था कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा हमने क्या देखा था, वर्ण क्या होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो आपके वर्ण हैं, इसमें पहला क्या आता है, सभी स्वर। क्या बोलेंगे, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। साथ में क्या होते हैं, वह व्यंजन, वह व्यंजन, या आप क्या बोलेंगे, इसके अलावा इसको बोल देंगे वर्ण क्या होते हैं, जितने भी आपके स्वर होते हैं क्या होते हैं, वह वर्ण होते हैं। और या तो फिर ऐसे व्यंजन, व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो क्या हो, स्वर रहित हो, मतलब ऐसे व्यंजन जिनके साथ में स्वरों का उपयोग ना किया गया हो, क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, स्वर रहित, स्वर रहित आपका क्या, व्यंजन। तो सभी के सभी स्वर और स्वर रहित व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन जिसके साथ में स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा था कि अक्षर क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षर की परिभाषा में, अक्षर की कैटेगरी में क्या आता है, दोबारा यहां पास में सभी के सभी स्वर, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, आपके अक्षर होते हैं। और देखिएगा वर्ण में क्या आ रहा था, यदि व्यंजन के साथ में स्वरों का प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, आपके वर्ण कहलाएंगे। और अक्षर में क्या होगा, जब व्यंजन के साथ में, जब व्यंजन के साथ में किसका प्रयोग होगा, स्वर का प्रयोग होगा। मतलब कहने का अर्थात बोलिए, मतलब क्या है आपका, स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपके अक्षर कहलाते हैं। तो हमने अंतिम क्लास में, अपनी पिछली क्लास में क्या देखा था कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं।
तो ये जो आपकी परिभाषा बोल लीजिए, ये जो आपका कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, इसका उपयोग कहाँ होता है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, हम उनको समझते हैं। तो देखिएगा, आपको एग्जाम में बोल देगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको अभी परिभाषा बतलाई, तो देखिएगा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दिए हुए शब्द में शब्द समय, आपको बोल देगा दिए हुए शब्द समय में वर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल देगा? वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोलेगा शब्द समय, क्या देगा आपको? शब्द समय में वर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टॉपिक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस टॉपिक को हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। तो जिस बच्चे को वर्ण विच्छेद करते आता है, अर्थात दिए हुए शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, किसी शब्द में आपके स्वर कितने हैं, किसी शब्द में आपके व्यंजन कितने हैं, अयोग वहा का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमको कहाँ से मालूम पड़ेगा? तो ये हमको मालूम पड़ेगा किससे? वर्ण विच्छेद से। तो आइए देखते हैं, जो हमारे पास शब्द है समय, इस समय शब्द में कितने वर्ण की काउंटिंग करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है? सा, फिर क्या लिखा हुआ है? माँ, और फिर लिखा हुआ है या। तो ध्यान देंगे, यहाँ पास में हमारे पास शब्द कितने आ गए? अक्षर हमारे पास में आ गए सा, माँ, या। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि इस समय शब्द में अक्षर कितने हैं। तो हम बताएंगे 1 2 3। तो इस समय शब्द में अक्षर कितने हो गए? तो हम बताएंगे इस समय शब्द में जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 3 हैं। आपसे पूछ क्या रहा है? वर्णों की संख्या। तो ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं, जो आपकी अक्षर की परिभाषा क्या होती है? जब व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग हो तो क्या कहलाता है? वो आपका अक्षर कहलाता है। इसका मतलब यहां पास में क्या है? इस सा अक्षर में क्या छुपा हुआ है? व्यंजन के साथ में स्वर छुपा हुआ है। तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो यहां पास में ये सा, ये आपका व्यंजन रूप है, और साथ में क्या लिखाएगा? आपका एक स्वर आ। यहां पास में क्या लिखा हुआ है? माँ, माँ आपका क्या है? एक अक्षर है। इस माँ अक्षर में व्यंजन क्या है? माँ, और स्वर क्या छुपा हुआ है? यहां पास में आ। ठीक इसी तरह से ये जो आपका या अक्षर है, इस या अक्षर में व्यंजन क्या है आपका? तो व्यंजन है आपका या, और इसमें आपका स्वर कौन सा है? बोलिए आ। और ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप वर्ण विच्छेद करते हैं या शब्दों का निर्माण करते हैं, तो जो स्वर होते हैं वह हमेशा व्यंजन के बाद में आते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि व्यंजनों के साथ में स्वर का प्रयोग कभी होता है तो व्यंजन के बाद में ही स्वर आएगा, व्यंजन के पहले स्वर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पास में कितने वर्ण हो गए? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां और ये 6वां। तो हम बताएंगे कि समय शब्द में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने हमारे पास में? कुल 6 वर्ण हैं। तो हमने ये देखा कि इस समय शब्द में बात कर लें वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 6। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा क्या लिखा हमने? सा। तो यहां ध्यान देंगे, जब कभी आपको इस प्रकार से सा दिखाई दे रहा है, यहां कहीं भी यदि हल चिन्ह का, हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वहां पास में क्या है? वो निश्चित रूप से या तो वो क्या होगा? स्वर होगा, और या तो वो अक्षर होगा। जिस वर्ण के साथ में हलंत का या हल चिन्ह का प्रयोग होता है वह क्या होता है? शुद्ध रूप से आपका व्यंजन होता है। तो यहां कहीं भी आपको सा में हल चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जिस भी आपके वर्ण में हल चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है वो क्या है? आपका या तो वो आपका स्वर होगा, और या तो फिर क्या होगा? वो अक्षर होगा। वह कभी भी शुद्ध रूप से व्यंजन नहीं हो सकता, पहली बात। तो इसमें सा में क्या छुपा हुआ है? तो सा में बताएंगे ये सा क्या है? अक्षर है। और यदि ये अक्षर है तो अभी हमने क्या देखा था कि अक्षर की परिभाषा क्या होती है? अक्षर की परिभाषा होती है व्यंजन के साथ में क्या आता है? स्वर आता है। तो देखिएगा यहां से यदि व्यंजन के साथ में स्वर आ रहा है, इसका मतलब इस सा अक्षर में क्या छुपा हुआ है? एक आपका छुपा हुआ है व्यंजन, और व्यंजन की पहचान क्या होती है? व्यंजन के साथ में हमेशा क्या आएगा? हल या हलंत का चिन्ह आता है, और साथ में क्या आएगा? इसमें आपका स्वर। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया? आपका 2 वर्णों से मिलकर क्या बन गया? ये आपका एक अक्षर बन गया। तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो स्वर होते हैं ये वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, लेकिन जो आपके व्यंजन होते हैं
ये वर्ण होते हैं परंतु ये अक्षर नहीं होते हैं। कोई भी व्यंजन अक्षर कब बनेगा? जब उसके साथ में स्वर का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, हमारे पास में ये क्या है, हमने ये क्या लिखा? सा। अब बोलिए ये सा क्या है, अक्षर है कि व्यंजन है? तो हम बताएंगे इसमें हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? बोलिए ये आपका व्यंजन है। अब ध्यान देना, आप कहोगे सर कि क्या किसी भी व्यंजन के साथ में हमेशा आ स्वर जुड़ता है? तो हमारे पास में कुल जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर हैं। तो 11 के 11 स्वरों का योग जो होता है वो व्यंजन के साथ में हो सकता है। देखिएगा, अब क्या करते हैं, इस सा के साथ में हम क्या लगाते हैं? ए व्यंजन का प्रयोग करते हैं। तो बोलिए ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा से। ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम इस सा के साथ में क्या करते हैं, ये जो आपका सा है इसके साथ में हम बड़ी ई का क्या करते हैं? स्वर लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये आपका सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सी। तो ध्यान रखना, ये जो आपका सा है ये भी अक्षर है, ये जो से लिखा हुआ है ये भी अक्षर है, और यह जो आपका सी लिखा हुआ है ये भी क्या है? अक्षर। क्यों बोल रहे हैं इसको अक्षर? क्योंकि इसके साथ में व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग हुआ है, और जब कभी भी व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग होगा तो क्या कहलाएगा? वो आपका अक्षर कहलाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? समय शब्द में क्या बोलेंगे? समय शब्द में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएंगे समय शब्द में अक्षर की कुल संख्या 3 है, और वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सा आ 1 2 3 4 5 6। तो समय शब्द में वर्णों की कुल संख्या कितनी? तो बताएंगे 6। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, देखते हैं। एक मैं लेता हूं शब्द, हमारे पास में लेते हैं, आसान सा लेते हैं। चलिएगा, देखिए ये आपने बहुत सुना होगा, दंत। एक बार सोचिएगा, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार अपनी कॉपी में करके देखिएगा कि ये जो आपका दंत शब्द है, इस दंत शब्द में अक्षर और वर्णों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि इस शब्द में अक्षर कितने हैं, इस शब्द में दंत शब्द में अक्षर कितने हैं, और वर्णों की संख्या आपको ज्ञात करना है कि वर्णों की संख्या इसमें कितनी है। 5 सेकंड का समय लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको बताता हूं। देखिए, तो हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है? यहीं पास बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती है, ध्यान दीजिएगा। ये एक आता है खड़ी पाई और एक होता है सिरोरेखा। समझना, यहां पास मैंने ये क्या लिखा? ये मैंने यहां पास में सा अक्षर लिखा। ध्यान देना, इस सा में ये जो आपको दिखाई दे रही है लंबी लाइन, सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। और ध्यान दीजिएगा, इस सा अक्षर के ऊपर में यह जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, कौन सी? यह जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यंजन के ऊपर में, यदि किसी अक्षर के ऊपर में आपको एक सिरोरेखा के ऊपर में यदि आपको एक बिंदु रूप दिखाई दे, क्या बोल रहा हूं आपसे? एक बिंदु रूप दिखाई दे, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ध्यान दीजिएगा, जब आप वर्णों को अलग अलग स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में बांटते हैं, तो अयोगवाह कैटेगरी के अंतर्गत में 2 भाग होते हैं, एक होता है अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। और ध्यान देंगे, जब वर्णों को हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, वर्णों को जब हम वर्गीकृत करते हैं, तो वर्णों के वर्गीकरण में हमारे पास में कैटेगरी आती है अयोगवाह, और अयोगवाह में एक अनुस्वार होता है और एक होता है विसर्ग। इसका मतलब ये है कि ये क्या है आपका? ये जो आपका अनुस्वार है, यह स्वतंत्र रूप से एक वर्ण के रूप में गिना जाता है। और कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है, ये जो आप देखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पास में क्या लिख दिया? ये चा लिखा, और इस चा के ऊपर में यह जो आप देखते हैं अर्धचंद्र बिंदु, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। तो ध्यान देना, जो अनुस्वार है, अनुस्वार जो होता है एक बिंदु के रूप में आपको दिखाई देगा, यह है, इसकी गणना स्वतंत्र रूप से वर्ण के रूप में की जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं अर्धचंद्र बिंदु, यह है स्वतंत्र रूप से इसकी गणना वर्ण के रूप में नहीं की जाती है। यहां तक कहानी क्लियर होगी, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यहां जो मैंने दंत लिखा है, ये दंत लिखा, यदि इस दंत में ये जो आप बिंदु ऊपर देख रहे हैं, यदि यह बिंदु अनुस्वार है, तो इसका पंचमाक्षर रूप में परिवर्तन जरूर होगा। पंचमाक्षर रूप में परिवर्तन क्या होता है? यदि आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा है इसके पहले, तो पंचमाक्षर क्या होता है? जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं या वर्गीय व्यंजन होते हैं, उन 25 वर्गीय व्यंजन में जो आपका 5वां वर्ण होता है, उसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर वर्ण। कौन कौन से होते हैं?
काखा काखा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना और पाफा पाफा माँ। जो आपका अंगा है, अणा है, ना है और क्या है आपका, और ना है और माँ है, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं। यदि ऊपर ये बिंदु का रूप अनुस्वार है और यदि ये अनुस्वार है तो निश्चित रूप से इस अनुस्वार का पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तन होगा ही होगा। यदि ये अनुस्वार नहीं होगा तो इसका पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो दंत लिखा हुआ है और ये जो मैंने दंत लिखा हुआ है, ये दोनों ही क्या है, सही हैं। अब दिक्कत ये होती है बच्चों को कि कैसे तय आपने कर लिया सर कि ये जो बिंदु रूप था आपने इसको आधे ना के रूप में लिखा, आपने इसको आधे माँ के रूप में क्यों नहीं लिखा, आपने इसको आधे णा के रूप में क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान देंगे, जिस अक्षर के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग होता है, ठीक उसके बाद वाला जो अक्षर है, जैसे इसमें क्या है, दा के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ठीक उसके बाद में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो ये जो ता है, ये जो आपका ता वर्ण है, इसका जो पंचमाक्षर क्या होता है, ता था दा धा ना। तो जो ये ता वर्ण है, इसका जो पंचमाक्षर है वही क्या है, इसके बीच में जब ये अनुस्वार हटेगा तो इसके बीच में क्या आएगा, बोलिए, आपका उसी का पंचमाक्षर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दंत। तो ध्यान रखिएगा, तो हमने क्या देखा कि हमने इस दंत शब्द को किस में तोड़ दिया, इस प्रकार से दंत में तोड़ा। अब यहां से कहानी क्लियर हो रही है। तो देखिएगा, यहां जो आपको ये दा दिखाई दे रहा है, इस दा में क्या छुपा हुआ है, पहला दा आपका व्यंजन है और दा के साथ में क्या लगा हुआ है, आ, यहां पास में स्वर लगा हुआ है। यह जो आपको आधा ना दिखाई दे रहा है, आधा ना का मतलब क्या होता है, अपने आप में एक व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको आधे वर्ण दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। और इस आधे ना को आप इस प्रकार से व्यंजन के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित या इसको निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो आपको आधा ना दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या है, ये आपका एक, बोलिए, ना व्यंजन है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये ता लिखा हुआ है। तो ता में क्या छुपा हुआ है, ता व्यंजन, और क्या लगा हुआ है, आ स्वर लगा हुआ है। तो ध्यान देंगे, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यदि हम बोले कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो क्या बताओगे, ये आपका दा व्यंजन आ स्वर, ये आपका ना व्यंजन, ता व्यंजन और आ स्वर। तो काउंटिंग करिएगा कितने होंगे, बोलो आप, देखिएगा, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5। तो दंत शब्द में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, दंत शब्द में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने क्या बताया, 5। कितने हो गए हमारे, 5। अब आपको बताना है कि इस दंत शब्द में आपने क्या निकाल लिया, वर्णों की संख्या कितनी है, 5। अब आपको ज्ञात करना है कि अक्षर कितने हैं, अक्षर कितने हैं। तो देखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये दंत लिखा हुआ है। ध्यान देना, दंत का यहां पास यदि मैं इसको आगे और हल्का सा ब्रेक करूं तो इस प्रकार से मैंने दा लिखा और इस आधे ना को मैं ऐसा लिखता हूं और ये मैंने ता लिख दिया। अब आप बताइए कि इस दंत शब्द में अक्षर कितने हैं। तो देखिएगा, ये दा क्या है, आपका अक्षर है। अब बताइए, ये जो ता है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, क्या ये अक्षर है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अक्षर की परिभाषा में देखा था कि अक्षर तभी होगा जब व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग होगा। यहां इस ना में नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इस व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए यह जो आपका आधा ना है यह अक्षर के रूप में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में पहला अक्षर क्या आ गया, दा आ गया, और दूसरा क्या आ गया, ता। तो दंत शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 2। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि दिए हुए शब्द में अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या ज्ञात करिए, तो आपको वर्ण विच्छेद करते आना चाहिए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शब्द निर्माण कैसे होता है और वर्णों का विच्छेद या शब्द का विच्छेद कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम देखते हैं अगला, हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वर्ण विचार पे। सो चलिएगा देखते हैं। तो कल हमने ये जो देखा था उस पे हमने यहाँ समझा कि आपके वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं और वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होते हैं। यदि आपको कोई शब्द मिल रहा है तो उसमें वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या की गिनती कैसे की जाती है।
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। बोलिए क्या? आपका वर्ण विचार। ठीक है, क्या आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार, बोलिए वर्ण के बारे में क्या विचार है आपका? तो समझिएगा, इस टॉपिक में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, तो लगभग हमने अपनी पिछली क्लास में और आज की क्लास में समझ लिया कि वर्ण क्या होते हैं, हमको परिभाषा समझ में आ गई है। फिर भी एक बार देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। फिर हमको देखना है कि वर्ण के प्रकार समझना है कि वर्ण कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, या वर्णों की आपको संख्या की बात करेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। और इसके बाद में आता है कि वर्ण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वर्ण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यदि आप लोगों ने पहली हमारी इस सीरीज़ की एडीओ एसआई सीजीपीएससी मेंस के लिए, ये जो हमारी हिंदी के लिए निश्चय बैच सीरीज चल रही थी, आपने इसकी पहली क्लास देखी है, तो यहाँ से आप वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बतलाऊंगा आज की क्लास में, और वर्ण की विशेषताएं क्या होती हैं, यह आपको क्लियर होगा। फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। चलिए, तो देखिएगा, मैं एक लाइन में लिखता हूँ, सबसे पहले आप समझना। वर्ण जो होते हैं, यह आपके होते हैं ध्वनि चिन्हों को, वह ध्वनि चिन्ह, वह लिखित ध्वनि चिन्ह, वह लिखित ध्वनि चिन्ह जिनको एक से अधिक भाग में विभाजित या खंडित नहीं किया जा सकता, विभाजित या खंडित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। मतलब क्या लिखा? वह लिखित ध्वनि चिन्ह जिनको एक से अधिक भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनको खंडित मतलब क्या, जिनके एक से अधिक भाग में टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बोलो क्या है इस लाइन में, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आ रहा है, बोलिए क्या आपका? लिखित ध्वनि चिन्ह। बोलिए वर्ण क्या होते हैं? हमने अपनी अंतिम क्लास में देखा था कि जब हम क्या करते हैं, ध्वनि को एक लिखित संकेत या क्या करते हैं, एक लिखित चिन्ह देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो आपके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंगना या रंग। ठीक है, तो जब हमने ध्वनि को क्या किया था? रंगा था। और किसके माध्यम से? लिखित संकेतों के माध्यम से हमने जब ध्वनि को रंगा था, हमने तय किया कि यदि आ की ध्वनि निकल रही है तो उसके लिए क्या होगा? चिन्ह होगा आ। हमने तय किया था कि यदि आ की ध्वनि निकल रही है तो उस आ की ध्वनि के लिए चिन्ह क्या होगा? इस प्रकार से आ। यदि सा की ध्वनि निकल रही है तो इस सा ध्वनि के लिए चिन्ह क्या होगा? तो हमने तय कर दिया था कि इस प्रकार से इस सा की ध्वनि के लिए क्या होगा? आपका चिन्ह होगा। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो गई कि वह लिखित ध्वनि चिन्ह जिसको एक से अधिक भाग में खंडित नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया? आपके वर्ण की एक परिभाषा हो गई। आइए वर्ण की एक और परिभाषा देखते हैं, समझते हैं कि और क्या होती है वर्ण की परिभाषा। देखो, या तो हम क्या बोलेंगे, लिख देंगे या मौखिक भाषा के लिखित चिन्ह। मौखिक भाषा के लिखित चिन्ह, बात मैंने घुमा के वही लिख दी है, लिखित ध्वनि के चिन्ह या मौखिक भाषा के लिखित चिन्ह। मतलब क्या करते हैं, जब हम ध्वनि को एक निश्चित संकेत या चिन्ह देते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो आपके वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण की खासियत यह है कि हम उनको एक से अधिक, वो जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेंगे, उसको हम और अधिक भाग में खंडित या विखंडित नहीं कर सकते। एक परिभाषा हो गई। इसके बाद में पूछता है आपसे
वर्ण की विशेषता। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ण की विशेषता क्या होती है, तो समझते हैं वर्ण की विशेषता। वर्ण की विशेषता, विशेषताएं। तो बताइए, सबसे पहले हमने कल देखा था कि वर्ण की विशेषता क्या होती है। हमने लिखा था कि लिखित भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या होती है आपकी, बोलिए, वर्ण होते हैं। इसके अलावा एक जो है आपकी वर्ण की विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में इसको पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है उसकी एक और विशेषता। सेकंड नंबर की विशेषता यह है कि जो आपके वर्ण होते हैं, ध्यान देना इसको, ये आपके वर्ण क्या होते हैं, वर्ण चाक्षुष होते हैं। क्या लिखा है मैंने यहाँ पास में, चाक्षुष। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या छुपा हुआ है, अक्षु। क्या छुपा हुआ है, अक्षु। मतलब क्या होते हैं वर्ण, कैसे होते हैं वर्ण, आपके दर्शनीय होते हैं। दर्शनीय मतलब क्या होता है, समझिएगा कि वर्णों को हम कह भी सकते हैं, मतलब क्या, वर्णों को हम बोल सकते हैं वर्णों को हम सुन सकते हैं, वर्णों को हम लिख सकते हैं और वर्णों को हम देख सकते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं, चाक्षुष होते हैं, मतलब जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण कहलाते हैं। लेकिन ध्वनि को क्या है, ध्वनि को हम बोल सकते हैं और ध्वनि को हम सुन सकते हैं, परंतु ध्वनि को हम ना देख सकते हैं और ना इसको हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण की विशेषता क्या हो गई, वर्ण आपके चाक्षुष होते हैं। मतलब क्या है, चाक्षुष का मतलब होता है कि वह वस्तु जिसको हम अपनी आंखों से देख सके, क्या कहलाते हैं, चाक्षुष या आपका दर्शनीय। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण की दो विशेषता हो गई। लिखित भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या होती है, या लिखित भाषा की मौलिक इकाई क्या होती है, आपकी वर्ण होती है। और ध्यान देंगे, बार बार मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, लिखित भाषा की बात हो रही है, ना कि आपकी मौखिक भाषा की बात हो रही है। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया, वर्ण की परिभाषा देख ली कि वर्ण क्या होते हैं, और वर्ण की हमने विशेषताओं के बारे में देख लिया है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आता है वर्णों का वर्गीकरण या वर्णों के प्रकार, और वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये आपका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अब ध्यान देंगे बड़े अच्छे से, वर्णों की संख्या। तो अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, यहां पास में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के अनुसार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के अनुसार वर्णों की कुल संख्या, कितनी है। तो आप बताएंगे सर पहले कितनी थी, पहले थी 52, अब उसमें एक की वृद्धि कर दी गई है। तो आज वर्तमान में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे वर्णों की कुल संख्या है 53। कितनी है, 53। और आपको 100% आपके एग्जाम में यही आंसर लेना है, 52 को आंसर नहीं लेना है। यदि आयोग, यदि जो व्यापम हो या पीएससी हो, जिस भी एग्जाम में यदि 52 को आंसर लेता है तो वो निश्चित रूप से 100% गलत होगा। क्यों, क्योंकि यह जो आपका संगठन है, यह जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बोलिए क्या, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसका कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। यह संगठन तय करता है कि हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। मतलब यह है कि जो हमारे देश की राजभाषा है, मतलब क्या है, जो राजकीय कार्य की है, राजकीय कार्यों की जो आपकी भाषा है, राजकीय कामकाज की जो आपकी भाषा है, वह जिस मानक हिंदी भाषा की बात करते हैं, उस मानक हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, ये कौन तय करता है, तो ये तय करता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ध्यान दीजिएगा, सरकारी संगठन है, सरकार का संगठन है, और यही तय करता है कि मानक हिंदी वर्णमाला में कौन से वर्ण स्वर होंगे, कौन से वर्ण आपके व्यंजन होंगे, कौन आपके अयोगवाह होंगे।
और कौन मानक होगा और कौन सा वर्ण अमानक होगा, ये कौन तय करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ये तय करता है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? पहले 52 थी, एक नया विशिष्ट वर्ण जोड़ लिया गया है, उसको जोड़ने के बाद में संख्या कितनी हो गई है? तो हम बताएंगे 53 हो गई है। तो समझिएगा, इस 53 वर्णों में तो हमने क्या देखा कि जो वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या कितनी आ गई? 53। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती? 53 होती है। अब हम इन 53 वर्णों को बांट के देखते हैं कि इन 53 वर्णों में से कौन कौन से आपके स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और कितने आपके क्या हैं? अयोगवा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन 53 वर्णों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है आपका स्वर, स्वर वर्ण, क्या बोलेंगे आप? स्वर वर्ण। सेकंड कैटेगरी या सेकंड आपकी श्रेणी क्या आती है? इसको हम बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण। और तीसरे नंबर पे आता है, इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण। ध्यान दीजिएगा, यह जो आपके वर्णों की जो आपके टोटल या कुल वर्ण है कितने हैं? 53। इन 53 वर्णों को 3 श्रेणियों के माध्यम से बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब ध्यान दीजिएगा कि जो स्वर वर्ण होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो जो आपके स्वर वर्ण होते हैं इनकी संख्या होती है 11। इसके बाद में ये जो आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, ये व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो इनकी कुल संख्या होती है 40। ध्यान देंगे, मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि कुल व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इधर मैं लिख रहा हूं कुल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर क्या दोगे आप? बोलो 40। यहां मैंने अभी मूल व्यंजन की बात नहीं की है। यदि आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको बोल रहे हैं 33। परंतु आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या लेना है? 40। किसके अकॉर्डिंग है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। इसके बाद में आता है आपका अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? कुल 2 होते हैं। तो काउंटिंग करिएगा, 11 और 40 कितना हो गया आपका? 51। और 2 कितना हो गया? 53। तो 53 वर्णों को हमने 3 श्रेणियों में बांटा। पहला आपका हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन और तीसरा क्या हो गया आपका? अयोगवाह। अब देखेंगे कि जो स्वर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। ये आपका अयोगवाह है। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आप व्यंजन वर्ण देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पर जो 40 लिखा है, 40 क्या है? वर्णों की, सॉरी क्या है? आपके व्यंजनों की कुल संख्या। ये जो 40 है आगे जाके आपके विभाजित होते हैं और इसमें पहली कैटेगरी आती है, पहली श्रेणी आती है, इसको हम बोलते हैं मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। और मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। कितने हो गए आपके? 33। इस मूल व्यंजन के बाद में एक आता है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद में फिर एक आता है आपका उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। और सबसे आखिरी और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने क्या देखा था, जो 53 थे, पहले कितने थे हमारे पास में? कुल 52 वर्ण थे। इसके बाद में एक नया वर्ण जो जुड़ा, जिस नए वर्ण की बात कर रहे हैं अब हम उसी की गिनती करने वाले हैं। तो मैं उसको यहां पास में लिख रहा हूं, देखिएगा। ये क्या आ गया? पहला जो आपके कुल 40 व्यंजन थे, पहले क्या हो गए? मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। फिर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। फिर क्या हो गए आपके उच्छिप्त व्यंजन, ये कितने होते हैं? 2। और इसके बाद में आता है आपका विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 1। तो काउंटिंग करिएगा, 33, 4 37, 37 2 39 और 1 कितना हो गया आपका? 40। तो ये जो आपके 40 व्यंजन थे, ये अब 4 अलग अलग श्रेणियों में बटे। एक हो गया आपका मूल व्यंजन, और मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। फिर क्या आ गया आपके संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4।
उच्छिष्ट 2, और जो आपका नया जुड़ा है, जो आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो कितने होते हैं? वो आपका 1 है। उसको हमने क्या बोला? विशिष्ट व्यंजन के रूप में हमने काउंटिंग किया। और यहां पास में इधर हम जिस विशिष्ट व्यंजन की बात कर रहे हैं, जिसको हम जोड़े हैं, यही क्या है? आपका विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। और ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह कैसा है, इसका संकेत कैसा है? तो पहले आप एक डंडी लेंगे और फिर इस प्रकार से क्या कर देंगे? एक का बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दिखने में का समान है, लेकिन ये किसका रूप है? ध्यान देना, इसको ला के रूप में पढ़ा जाता है। ये क्या है? आपका विशिष्ट व्यंजन जिसको जोड़ा गया है, और इसको ला के रूप में पढ़ा जाता है। ये ला नहीं है, इसको ला के रूप में पढ़ा जाता है। और ये क्या है? आपका विशिष्ट व्यंजन है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णों की कुल संख्या 53 होती है। 53 को 3 भागों में बांटे, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर कितने होते हैं? 11। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 40। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2। इसके बाद में हमने क्या देखा? जो आपके व्यंजन हैं, ये दोबारा अलग अलग श्रेणियों में बटे। कितना हो गया आपका? मूल व्यंजन हो गए आपके 33, संयुक्त हो गए 4, उच्छिष्ट हो गए 2, और विशिष्ट जो आपका व्यंजन है वो क्या हो गया? आपका 1। तो ध्यान देंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जिस नए वर्ण को जोड़ा गया है वर्णमाला में, वह किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? वो स्वर के अंतर्गत में आता है, वह व्यंजन के अंतर्गत में आता है, या वो अयोगवाह के अंतर्गत में आता है? आपको पूछेगा एग्जाम में, इस प्रकार से आपको लिख के देगा कि वर्ण ला। क्या बोलेगा? आपको इसे लिख के देगा कि दिया गया वर्ण किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है। दिया हुआ वर्ण क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, क्या अनुस्वार है, क्या अयोगवाह है? तो आपको क्या बतलाना है? यह जो नया वर्ण हमारी वर्णमाला में जोड़ा गया है, यह क्या है? आपका व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत में आता है, व्यंजन की कैटेगरी में आता है। और कौन सा वर्ण आप बताएंगे? तो यह क्या है? बोलो। यह आपका विशिष्ट व्यंजन के रूप में आता है। तो ये जो आपका नया वर्ण जुड़ा है, जो आपका 53वें नंबर का वर्ण है, बोलो क्या है? ये आपका विशिष्ट व्यंजन है। क्या है? बोलिए। आपका विशिष्ट व्यंजन है। क्लियर? मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा, मैं जिस चीज में आपको हाईलाइट करता हूं, एग्जाम में प्रश्न वहां से बनते ही बनते हैं। ऐसा कई सालों से होते आ रहा है, तो आपको बस सजग और अलर्ट रहना है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका? हमने व्यंजनों का देखा वर्गीकरण। अब ध्यान देंगे, अब आप लोग यहाँ पास में सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यह जो आपका मूल व्यंजन है, क्या बोलिए? यह जो मूल व्यंजन है, आगे जाके फिर से ये अलग श्रेणियों में डिवाइड होते हैं। और इन्हीं मूल व्यंजन में पहला क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो ये कैसा होते हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 25। फिर इसके बाद में एक श्रेणी होती है, इसको हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4, या, रा, ला, वा। और इसके बाद में तीसरा कैटेगरी या तीसरी श्रेणी आती है, इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। क्या क्या होता है? सा षटकोण का, सा सलजम का, सा षटकोण का, सा सरोते का, और उसके बाद में क्या होता है आपका? सा, और अंतिम में क्या आता है आपका? हा हथौड़े का। ठीक है, तो ये कितने हो गए? आप काउंटिंग करेंगे, 25, 4, 29, 4 क्या हो गया आपका? 33। तो ये जो आपके मूल व्यंजन है, ये कितने भागों में बटे? 3 भाग में बटे। पहला क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श के बाद में क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन। और फिर अंतिम में क्या हो गया आपका? ऊष्म व्यंजन। तो हमारे यहाँ पास में हमने क्या देखा कि आपके व्यंजनों की कुल संख्या कितनी थी? तो व्यंजन की कुल संख्या 40 है। ये 40 पहले 4 कैटेगरी या 4 श्रेणी में बटे। एक मूल व्यंजन, एक संयुक्त व्यंजन, एक उच्छिष्ट व्यंजन, और अंतिम में क्या आपका? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन क्या है? आपका ला है। और इसका प्रयोग कैसे होता है बच्चों, बताइए? तो देखिएगा, इसका प्रयोग मैं आपको दिखाता हूं। ये होता है, इस प्रकार से लिखते हैं तमिल। क्या लिखा मैंने? तमिल। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं ना तमिलनाडु, लिखता हूं मैं तमिलनाडु। तो देखिएगा, इस तमिलनाडु में ये आपको का दिख रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो आपको विशिष्ट व्यंजन दिखाई दे रहा है, इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग ला के स्थान पे होता है। ठीक है, ये आपका मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, नेपाली भाषा में इसका क्या है? प्रयोग बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए इसको वर्णमाला में शामिल कर लिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रूफ। तो देखिएगा, ये यदि आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो ये देखिएगा, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की साइट से मैंने ये आपका पेज निकाला है और यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, मूल्य व्यंजन। यदि आप काउंटिंग करेंगे तो मूल्य व्यंजन की संख्या आपको दिखाई देगी, बोली कितनी, 33। यहाँ पास में कितनी संख्या है, 33। मूल्य व्यंजन की जो संख्या है ये कितनी है, 33। काउंटिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4, तो 7 चौक 28 और 28 और ये कितने हो गए, 30 और 3 33। तो आपके मूल्य व्यंजन कितने हो गए, 33। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा संयुक्त व्यंजन, तो ये कितने हो गए आपके 4। उच्छिष्ट कितने हो गए आपके 2 और अंतिम में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये लिखा हुआ है विशिष्ट व्यंजन। क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट व्यंजन लिखा हुआ है बच्चों। और इसका चिन्ह क्या है, इसका संकेत क्या है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। क्या हो गया, ये आपका क्या है, बोलिए विशिष्ट व्यंजन। या तो आपको इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो, या तो आप इस प्रकार से पहले 2 गोला बनाओ और उसके ऊपर में इस प्रकार से एक डंडी लगा दो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा। पहले क्या करना है आपको, इस प्रकार से आपको ऐसे एक लेटा हुआ 8 बनाना है और इसके अंतिम लाइन पे आप या तो ऐसे डंडी बना दो और या तो फिर आप ऐसे बनाओ और इसको इस प्रकार से बना दो। तो ये क्या बनता है आपका, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। क्लियर है? अब ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 40। ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, आप क्या बताएंगे, 40। और बच्चे टिक मार के आएंगे 33। तो ध्यान देना, व्यंजनों की कुल संख्या होती है 40, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। क्लियर है? इसके बाद में आते हैं, तो देखिएगा हम पहुंचे थे अपने इस साइड पे, देखिएगा तो ये क्या हो गया आपका, व्यंजनों का हो गया वर्गीकरण। इसके बाद में आता है अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो हमने बताया अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह वर्ण, पहला होता है आपका अनुस्वार। पहला क्या होता है, अनुस्वार। अनुस्वार, और इसका संकेत या इसका चिन्ह क्या होता है, तो यह आपका सिरोरेखा के ऊपर में किसी भी आपके अक्षर के सिरोरेखा के ऊपर में बिंदु के रूप में आता है। और दूसरा अयोगवाह का प्रकार होता है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। और विसर्ग तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस प्रकार से क्या होता है, स्वर के बाद में क्या होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गए आपके अयोगवाह वर्ण। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास में कुल वर्ण है कितने, जो हमारे पास में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 53 है। इस 53 में से जो अयोगवाह वर्ण बेटा कितने हैं, 2 हैं। उसमें से एक क्या है आपका अनुस्वार। इसीलिए मैं आपको बताया था कि जब आप दंत शब्द में वर्णों की गिनती कर रहे थे तो वहां अनुस्वार की गिनती भी हम वर्ण के रूप में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अनुस्वार क्या है, अनुस्वार जो है, बोलिए क्या होगा आपका, अनुस्वार एक क्या है, स्वतंत्र रूप से क्या है, अपने आप में एक वर्ण है। क्लियर? तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। दिए हुए शब्द में यदि हमको अक्षर की गिनती करनी हो, यदि हमको वर्णों की कुल संख्या निकालनी हो, तो उसको हम किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं, हमने ये देखा। इसके बाद में हमने देखा कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण की विशेषता क्या होती है, और इसके बाद हमने देखा कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है और किस प्रकार से उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनको हम विभाजित करते हैं या उनको हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है? स्वर वर्ण होते हैं, आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, और क्या होते हैं, बोलिए आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। स्वरों की कुल संख्या होती है 11, व्यंजनों की कुल संख्या होती है 40, मूल व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद में अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह में कौन कौन सा आता है आपका, एक आता है अनुस्वार, उसका आपका चिन्ह क्या होता है, बिंदु के रूप में आता है, और फिर एक क्या आता है आपका विसर्ग। विसर्ग भी क्या है, अपने आप में एक वर्ण है। ठीक है? चलिए, तो आज इतना ही। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंटवा कर देना, बोलना कि हाँ गुरुजी बढ़िया लगा, और कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करना है। बिना शेयर किए बात नहीं बनेगी, याद रखना। मेरे को दिखता है, कहाँ से मालूम पड़ता है कि इस हमारे चैनल में कितने कमेंट आ रहे हैं, मेरे वीडियो में कितने कमेंट आ रहे हैं और कितने व्यू आ रहे हैं। यदि आप लोग बाबू वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो याद रखना कि मैं भी अपनी क्या है, पढ़ाने में थोड़ी बहुत कमी कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, फ्रीली आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जितना पढ़ाऊंगा पूरे दिल से पढ़ाऊंगा। जो बच्चे मेरे को जानते हैं वो समझते हैं
कि कितनी भी बाधाएं आएँ, यदि मैं पढ़ाने के लिए आपके बीच में आ गया हूं तो आपको कंप्लीट पढ़ा के ही जाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।